अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को टाइमली देख लें। गुनाह में जितनी भी लज्जत है, इतना इसका बोझ इंसान को दुनिया के सामने छोटा कर देता है। ज़िना एक ऐसा गुनाह है जो वक्ती सुकून तो देता है, मगर कभी कभी ऐसी लज्जत से दो चार कर देता है। इंसान खुद को जिंदा ज़मीन में गाड़ दे तब भी वो जिल्लत या जलालत कम नहीं होती। मैंने भी वक्ती तस्कीन और हवस के लिए एक लाश के साथ जिना जैसा पस्त काम किया था और फिर उसकी ऐसी सज़ा झेली थी कि मेरी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो गई थी। मेरी सारी शराफत भरी ज़िंदगी में वो वक्त तब आया जब मेरा अचानक तबादला हो गया और मुझे दूसरे शहर जाना पड़ा था। एक तो शहर अनजान था, उस पर रिहाइश का भी मसला दरपेश था। किराए पर घर बहुत महंगे थे। एक दो कमरे का छोटा घर फौरी मिल नहीं रहा था। फिर अल्लाह अल्लाह करके मुझे एक छोटे से बाजार में मौजूद मोहल्ले में एक घर मिल गया। ये घर छोटा नहीं है, इसमें एक पूरे घर भी रह सकता है, मगर अब घर अचानक फारिग हो गया और नए किराएदार ढूंढने में वक्त लग जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें सस्ते में दे रहा हूँ। मालिक मकान ने जब मुझे घर दिखाते हुए जताकर कहा तो मैंने एक तायराना नजर घर पर डाली। वो वाकई 3 कमरों का काफी बेहतर हालत में घर था। मुझ जैसे अकेले मर्द के लिए वो घर बहुत बड़ा था, मगर इसका किराया निहायत मुनासिब था। बमुश्किल 2000 में मुझे वो पूरा घर मिल रहा था। तुम चाहो तो पूरा घर तसल्ली से देख लो, फिर मुझे बता देना। मोहल्लेदार यहाँ बहुत अच्छे हैं, तुम्हें कभी किसी चीज में परेशानी नहीं होगी। मेरा घर भी यहीं करीब है। मालिक मकान ने मुझसे कहा तो मैंने इत्मीनान से सर हिला दिया। मुझे इस घर ने मुतमईन किया था। मुझे घर अच्छा लगा था। मुझे पूरा घर देखने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मेरी रिहाइश एक कमरे में होगी। मैंने लापरवाही से कहा तो मालिक मकान के चेहरे पर यकदम सुकून सा छा गया, यूं जैसे इसके सर से बोझ सा उतरा हो। मैंने तवज्जो नहीं दी कि आखिर वो मुझे सस्ते में इतना बड़ा घर क्यों दे रहा था, जबकि वो घर अच्छा खासा बड़ा और साफ सुथरा था। पेंट में पेंट भी नया नया किया हुआ था। वो चाहता तो किसी बड़े घराने को आराम से 7-8 हज़ार रुपए में दे सकता था। मैंने यही सवाल मालिक मकान से किया तो उसने सरसरी लहजे में कहा, पहले यही घर 10-12 हज़ार में किराए पर लगा रहा। एक दिन पहले ही यहाँ से किराएदार उठकर गए हैं। मैं अब कोई और किराएदार ढूंढ लेता, मगर तुम्हारे बारे में भी मुझे मेरे भाई ने बताया, इसलिए मैं तुम्हें ये घर दे रहा हूँ। मालिक मकान की बात पर मैंने तशक्कुर से उसे देखा। मेरी मजबूरी थी कि मेरा अचानक तबादला हो गया था, वरना अपने शहर में मेरा अपना घर था। मुझे कभी किराए के घर की जरूरत नहीं पड़ी थी। मेरी शादी हो चुकी थी, मगर बीवी को अपने साथ लाना मेरे लिए मुमकिन नहीं था, क्योंकि पीछे मेरी बूढ़ी माँ अकेली रहती थी। मजबूरन मुझे अकेले यहाँ आना पड़ा था। मेरे लिए रिहाइश ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा था। मेरे ऑफिस में साथ काम करने वाले एक लड़के ने मुझे इस घर का बताया था। ये घर उसके भाई के था। मालिक मकान से 2000 किराए पर बात तय करके मैंने अपना सामान एक कमरे में रख दिया। मालिक मकान वहां से चला गया, मगर जाते जाते बोला, मैं ज्यादा तंग नहीं करूंगा, मगर कभी कभी घर में चक्कर लगाता रहूंगा ताकि मुझे अंदाजा हो घर को साफ रखते हो या नहीं। मुझे इस बात से क्या मसला हो सकता था। मैंने भी कह दिया ठीक है। मैं ताज़ा दम होकर बिस्तर पर लेट गया। इस वक्त मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि इतना बड़ा घर मुझे मालिक मकान ने किस मजबूरी के तहत दिया था। मैं तो खुश था, सस्ता घर मिल गया है। शाम को उठकर जब मैं करीबी बाजार में खाना लेने गया तो चंद दुकानों से गुजरते हुए मैंने दुकानदारों से सलाम दुआ की। मैंने उनसे इस घर में शिफ्ट होने का बताया था तो मुझे सब अजीब नजरों से देखने लगे। एक दुकानदार ने सरसरी लहजे में मुझे कहा, भाई साहब, वैसे आप अकेले बंदे हैं, आपके लिए इतना बड़ा घर मुनासिब नहीं है। आपको तो किराए पर कोई एक कमरे का घर ले लेना चाहिए था। दूसरा शख्स अचानक बोला, एहतियात से रहना। अकेले शख्स हो, ऐसा ना हो तुम्हारे साथ कोई हादसा हो जाए तो किसी को खबर ही ना हो। मैं उसके जुमले पर ठटक गया था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो लोग मुझे इस घर में रहने से मना करना चाह रहे थे। मैंने जब सर झटक दिया तो मैंने कहा, एक कमरा भी आजकल ऐसे ही किराए पर मिलता है। पूरा घर सस्ते में मिल रहा था तो मैंने ज्यादा सोच विचार नहीं की। वैसे भी मेरे लिए कमरा ढूंढना कदरे मुश्किल हो रहा था। मैंने सारा दिन दफ्तर में होना है, रात को घर आऊंगा, मेरे साथ क्या हादसा पेश आएगा। मेरे जवाब पर वो दुकानदार बोला, नहीं कोई बात नहीं है, परेशान मत हो। इसके बाद मैंने ज्यादा किसी से बात नहीं की थी, मगर जब मैं वहां से जाने लगा तो मैंने सुना कि पीछे से वो मर्द आहिस्ता आवाज में बातें करने लगे। मुझे महसूस हुआ था जैसे वो इसी घर की बात कर रहे थे जिस घर में मैं शिफ्ट हुआ था, मगर फिर मैं उसे वहम समझकर चला गया।
ابھی مجھے گھر کی صفائی کر کے سامان سیٹ کرنا تھا۔ ایک دن کے بعد مجھے نئے دفتر میں جوائننگ دینا تھی۔ میرے پاس زیادہ وقت ادھر ادھر بیٹھ کر باتیں کرنے کا نہیں تھا، اس لیے وہ باتیں نظر انداز کر دی۔ رات کے وقت میں نے کھانا کھا کر اپنے گھر کا کال ملا لی۔ باتیں کرتے کرتے میں کچن میں گیا تاکہ اپنے لیے چائے بنا سکوں۔ کچن میں یا وہاں چلتے ہوئے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کچن کے فرش کے نیچے کوئی خلا تھا۔ ادھر کا فرش کچھ زیادہ ہی آواز پیدا کر رہا تھا۔ میں کال پر مصروف تھا، اس لیے زیادہ توجہ نہیں دی۔ اگلے روز میں نے صفائی کرنی شروع کر دی۔ میرے گھر میں ہمیشہ صفائی کا خیال رکھا جاتا تھا، اس لیے اس گھر کی مٹی، دھول اور اضافی سامان مجھے الجھن دے رہا تھا۔ مگر صفائی کے دوران جب بھی چائے پانی کے لیے میں کچن میں جاتا، مجھے کچن کا فرش ٹھٹکا دیتا تھا۔ مصروفیت میں توجہ نہیں دی۔ دوپہر ہوئی تو میں نے پھر سے سودا سلف کے لیے بازار کیا۔ لوگ مجھ سے کھوجتے ہوئے لہجے میں اس گھر کے بارے میں سوال کرنے لگے تھے۔ کوئی مشورہ دینے لگا کہ مجھے اس اکیلے گھر میں ڈر لگے گا، میں گھر بدل لوں۔ مجھے حیرت ہوتی تھی، آخر وہ سب لوگ اس گھر کو لے کر اتنے متجسس کیوں تھے؟ ایک روز پہلے ساری تفصیل پوچھنے کے بعد پھر سے وہ سوال دہراتے۔ وہ لوگ جانے کیا سننا چاہتے تھے؟ مجھے وہاں ابھی دوسرا دن تھا اور لوگوں کے سوالات نے اچھا خاصا الجھا دیا تھا۔ میں دکان سے دودھ لینے گیا تو ایک عورت نے رازداری سے مجھ سے نہایت ہی عجیب سوال کیا تھا، جس پر میں بری طرح ٹھٹک گیا تھا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی، بھائی اس گھر میں آپ کو کچھ عجیب محسوس نہیں ہوا؟ ہم نے تو سنا ہے وہاں راتوں کو رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ میں چونک گیا۔ میں نے کہا کہ میں نے تو ایسا کچھ نہیں سنا۔ وہ عورت سر ہلا گئی، کہنے لگی، پہلے کرایہ دار تو خوف کے مارے ایک ہی دن میں سامان لے کر گھر سے بھاگے تھے، ان کے ساتھ حادثہ ہی ایسا ہوا تھا۔ خیر اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ وہ عورت کچھ بولتے بولتے رک گئی تھی۔ دکاندار نے اسے دودھ کا شاپر پکڑایا تو وہ بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ میں الجھ کر رہ گیا تھا، وہ عورت ایسی بات کیوں کر رہی تھی؟ میری کھوج میں پڑنے کی زیادہ عادت نہیں تھی، اس لیے بات جہاں رکتی تھی میں وہیں روک کر چل پڑتا تھا۔ زیادہ سوال و جواب نہیں کرتا تھا، مگر میں اس معاملے کو نظر انداز نہیں کر پا رہا تھا۔ لوگوں کی مشکوک باتیں مجھے الجھا رہی تھی۔ دوسرے دن میں نے گھر کی تھوڑی بہت جھاڑ پونچھ کی اور کچن میں ضرورت کا سامان رکھنے لگا، مگر مسلسل قدموں کے نیچے فرش کو کھڑکھڑاتا ہوا محسوس کیا تو میں وہیں فرش پر بیٹھ گیا اور آہستگی سے دستک کے انداز میں فرش کو بجایا تو مجھے وہاں دروازے پر دستک جیسی آواز محسوس ہوئی۔ میں ٹھٹک گیا۔ گھروں کے فرش ایسے کبھی نہیں ہوا کرتے تھے، میں بھی جانتا تھا۔ میں نے جب فرش پر غور کیا تو وہاں ماربل کے ڈیزائن جیسی شیٹ بچھائی ہوئی تھی۔ یہ بات مجھے چونکا گئی تھی۔ میں نے جلدی سے چھری اٹھائی اور اس جگہ سے شیٹ کو کاٹ کر الگ کیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ شیٹ کے نیچے لکڑی کا تختہ سا رکھا ہوا تھا، جو ہر بار قدم پڑنے پر آواز پیدا کرتا تھا اور کھڑکھڑاتا رہتا تھا۔ میں حیران ہونے لگا کہ آخر فرش پر لکڑی کا تختہ رکھنے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی۔ مجھے اس سے اتنی الجھن ہو رہی تھی کہ میں نے اسی وقت ساری شیٹ ہٹا کر تختہ الٹ دیا، مگر تختہ الٹتے ہی میری آنکھوں نے میرے سامنے زمین و آسمان گم کر دیے تھے۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ میں جھٹکا کھا کر پیچھے ہوا کیونکہ تختہ ہٹتے ہی نیچے ایک چھوٹا سا سٹور نما کمرہ نظر آیا تھا۔ وہ کمرہ زیادہ گہرا نہیں تھا اور چوڑائی بھی کم تھی۔ میں آرام سے اس میں داخل ہو سکتا تھا، مگر وہاں گھپ اندھیرا تھا۔ میں نے کچن کی روشنی بھی نہیں جلائی تھی کیونکہ دن کا وقت تھا۔ میں نے اسی وقت لائٹ آن کی تو اس سٹور نما تختہ کا منظر واضح ہو گیا۔ میں اندر داخل ہوا تو میرا وجود ساکن رہ گیا۔ وہاں ایک کونے میں کوئی انسانی وجود پڑا ہوا تھا۔ موبائل کی روشنی جلا کر جب میں نے دیکھا تو وہ بالکل جوان لڑکی کی لاش تھی۔ میرا دل یکدم رک سا گیا تھا۔ خوف کے مارے میں چند قدم پیچھے ہوا۔ میرے ہاتھ بری طرح کپکپانے لگے۔ میں نے گھبرا کر جلدی سے پولیس کو کال ملانا چاہی۔ ایک لاش کو یوں لاوارث اور اکیلا پڑا دیکھ کر میرے حواس جواب دے رہے تھے، مگر کال ملاتے ہوئے میں یکدم رک گیا۔ میرے دل میں خوف پیدا ہوا، اگر میں پولیس کو بلاتا تو مجھ پر بھی الزام لگ سکتا تھا۔ جب تک سچ نکلتا یا الزام مجھ پر سے ہٹتا، میری نوکری چلی جاتی۔ میں عام سا بندہ تھا، پولیس سے محتاط رہتا تھا۔ میں نے پولیس کو کال کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ روشنی میں اس لڑکی کا جائزہ لیا تو میری آنکھیں اس کے چہرے پر جم گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے چاندنی میں نہایا ہوا کوئی چہرہ تھا۔ کوئی لڑکی نہایت خوبصورت تھی۔ اس کا چہرہ مردوں کی طرح بالکل بے رنگ ہو رہا تھا، مگر اس کے وجود کی شفاف رنگت اور کشش مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ میرا دل بے ایمان ہونے لگا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اس لڑکی کا چہرہ چھوا تو اس کے وجود کی نرمی نے مجھے چونکا دیا تھا۔ میں حیران ہونے لگا، نہ جانے اس لڑکی کو یہاں کس نے چھپایا تھا۔ وہ لاش اتنی پرانی نہیں لگ رہی تھی اور اس کے چہرے کی نرمی بھی بتا رہی تھی کہ اسے مرے ہوئے زیادہ وقت نہیں ہوا تھا۔ میں الجھ گیا تھا۔ مجھے اس گھر میں شفٹ ہوئے دوسرا دن تھا۔ میرے آنے سے ایک روز پہلے اس گھر کے لوگ یہاں سے گئے تھے۔
फिर वो लड़की इस तहखाने में आखिर कैसे पहुंची थी और उसकी मौत कब हुई थी? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। मेरा दिमाग और समझ बूझ तो वैसे भी खत्म हो चुकी थी। मेरा तो इस लड़की पर दिल बेईमान हो चुका था। मैंने इतना हुस्न आज तक कभी किसी लड़की में नहीं देखा था जितना इस मरी हुई लड़की के चेहरे में कशिश थी। वो बेजान थी, इस वक्त मेरे ही रहमो करम पर पड़ी हुई थी। उसके खूबसूरत वजूद की कशिश देखकर मेरा दिल बुरी तरह धड़कने लगा। मैं तेजी से उसके कमरे से किचन में गया और बैरूनी दरवाजा अच्छे से बंद कर दिया। मेरे हाथ बुरी तरह लरज रहे थे। छुपकर गुनाह करने का वो एहसास मुझे शर्मिंदा कर रहा था, मगर मेरी नज़र में मुर्दा लड़की की इज्जत कोई मायने नहीं रखती थी। वो लड़की मर चुकी थी, उसे भला इज्जत और नामूस से क्या लेना देना था? वो वैसे भी जमीन में दफन होना था। उसे तो ऐसा हुस्न जमीन के सपुर्द कर देने का ख्याल ही मुझे बेचैन कर गया था। मेरे अंदर अजीब सा जोश भर चुका था। इस लड़की को छूने की ख्वाहिश शिद्दत पकड़ती जा रही थी। बैरूनी दरवाजा बंद करके मैं मुतमईन हो गया था। तेजी से इस तय खाने नुमा कमरे में पहुंच गया। मैंने सोच लिया कि एक दो बार इसे चुपचाप इस्तेमाल करके खामोशी से इसी कमरे में छोड़ दूंगा या फिर किसी नाले में गिरा आऊंगा। अगर मुझे खामोशी से इसे दफनाना पड़ता तो मैं वो भी करने को तैयार था, मगर इस लड़की को ऐसे हाथ से जाने नहीं दे सकता था। वो निहायत खूबसूरत और नाजुक सी लड़की थी। उसका चेहरा बता रहा था कि उसकी उम्र बमुश्किल 19-20 बरस थी। उसकी मौत इसके घर वालों के लिए यकीनन क़यामत साबित हुई होगी। मेरी नज़रें उस लड़की के वजूद पर टिकी हुई थी। मेरे पास ये सोचने का भी वक्त नहीं था कि वो लड़की कब और कैसे मरी थी। मैंने बिना सोचे समझे इस लड़की को अपनी हवस का निशाना बनाया। इस लड़की की खूबसूरती और नाजुकी मेरे हवास पर बुरी तरह सवार हो रही थी। मैं पागल होता चला गया। मुझे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि वो एक मुर्दा लड़की थी, और लाश पर तो सुना था मक्खी भी बैठ जाए तो अजियत होती है। मैं तो फिर उसे जिंदगी में दरिंदगी का निशाना बना रहा था। इस बेहिस्सो हरकत, सर्द वजूद के एहसासात इसकी जिंदगी के साथ खत्म हो चुके थे। मैं इस लड़की को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करता रहा था। जब दिल भरा तो वहां से किचन में दाखिल हुआ और वो तख्ता इस जगह पर बराबर करके ऊपर शीट फैला दी। जोश की शिद्दत से मेरा चेहरा सुर्ख हो रहा था। ऐसा लगता था जैसे बैठे बैठाए मुझे खिलौना मैसर आ गया था जिसके बारे में कोई जानता तक नहीं था, और मैं उसे जब जैसे चाहता इस्तेमाल कर सकता था। अगली सुबह मुझे दफ्तर जाना था। मैं सुबह सुबह दुकान से दूध लेने गया तो लोगों की नज़रों से बचने लगा। मेरे दिल में चोट था, इसलिए मैं हर एक चीज़ से नज़र चुरा रहा था। मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी कोई ना कोई रोक कर पूछेगा कि मैंने इस लड़की पर वो जुल्म क्यों किया। पहली बार गुनाह किया था, इसलिए खौफ दिमाग पर सवार था, मगर शायद लोग इस लड़की की मौजूदगी से अनजान थे। मैं भी यही सोचता रहा था कि इसी लड़की के वारिसीन कौन होंगे। इसे इस तहखाने में किससे रखा होगा। मेरे मामूल के दिन शुरू हो गए थे। मैं घर से नाश्ता करके दफ्तर निकलता था तो शाम को ही लौटता था। रात का खाना बाजार से ले आता था, और जब दिल चाहता था मैं इस तहखाने में जाकर इस मुर्दा लड़की को खोल कर इस्तेमाल करता रहता था। किसी को खबर तक नहीं थी कि मैं अकेले घर में मैंने एक कम उम्र लड़की की लाश को अपनी तस्कीन का जरिया बनाया हुआ था। मगर इन दिनों मुझे बाजार में लोगों से कुछ ऐसी बातें सुनने को मिली जो मुझे इस लड़की के बारे में सोचने पर मजबूर कर गई थी। एक रोज मैंने दूध लेते हुए कुछ सोचकर उस दूध वाले से सवाल किया, सब लोग इस घर के बारे में इतने सवालात क्यों करते हैं? ऐसा लगता है लोगों को इस घर से डर लगता है, जबकि मैंने इसमें ऐसा वैसा कुछ महसूस नहीं किया। मैं खोजना चाहता था कि किसी को इस लड़की की लाश के बारे में अगर कुछ पता था तो दूध वाला जरूर बताता। तब मुझे दूध वाले ने ऐसी बात बताई जो मुझे बुरी तरह ठटका गई थी। उसने कहा कि भाई, इस घर में आपसे पहले जो किराएदार रहते थे उनके साथ बहुत घिनौना हादसा पेश आया। कहने लगा, इस घर में एक मर्द अपनी छोटी बहन और बीवी के साथ रहता था। पिछले कुछ दिनों से मोहल्ले वालों को रात के वक्त इस घर से लड़की के रोने की आवाज आती थी। हम सबको लगा कि शायद इस लड़के की बहन के साथ कोई मसला हो रहा था। घर में छोटी मोटी झड़प तो होती रहती है, मगर रोजाना रातों को इस लड़की का रोना मोहल्ले वालों को ठटका रहा था। जब औरतों ने जाकर घर वालों से सवाल किया तो नंद और भाभी दोनों डरी हुई थी। बताने लगी कि हम भी पिछले कुछ रोज से घर में किसी जवान लड़की के रोने की और चीखने की आवाजें सुनते हैं। हम रातों को सो नहीं सकते। हमें कुछ अंदाजा ही नहीं हो रहा कि अचानक इस घर में कैसी आवाजें आने लगी हैं। मैं दुकानदार की बात पर ठटक गया था। उसकी बात से मुझे यही लगा था कि वो रोने की आवाजें यकीनन इस लड़की की थी, मगर वो बता रहा था कि लड़की ने भी खौफ का इजहार किया था। दुकानदार बोला कि मोहल्ले वाले सब परेशान हो गए। तसल्ली दिलासा देकर वापस लौट आए, मगर चंद रोज यही हालत रही। फिर अचानक एक रोज उनकी बेटी घर से गायब हो गई। वो कहने लगा, एक सुबह उसके घर से लड़की के बीवी के रोने की आवाजें और चीखने की आवाजें आई। सब मोहल्ले वाले वहां जमा हो गए और परेशानी से सवाल किया,
तो उस औरत ने रोते हुए बताया कि उसकी नंद घर से गायब हो गई है। लड़का पागलों की तरह इर्द गिर्द अपनी बहन को ढूंढ रहा था। हमें यही लगा कि शायद लड़की घर से भाग गई होगी, मगर उसकी भाभी बुरी तरह रोने लगी। बोली, मेरी नंद ना ही बदकार थी, न कभी किसी घर से गैर जरूरी बाहर निकलती थी। सब मोहल्ले वाले गवाह थे कि वाकई लड़की घर में रहना पसंद करती थी। औरत बोली कि रात के वक्त घर का दरवाजा भी अच्छे से बंद था, घर में कोई दाखिल भी नहीं हुआ था। लड़की अचानक ही अपने कमरे से गायब हो गई थी। कोई समझ नहीं पाया था कि वहां कहाँ वो गायब हुई। पूरा दिन उसका भाई उसे गली मोहल्ले में ढूंढता रहा, फिर थक हार कर बैठ गया। उसकी भाभी का भी यही जोर था कि लड़की घर के अंदर ही अचानक गायब हुई है। मोहल्ले वालों ने इस पर बिल्कुल यकीन नहीं किया, मगर वो खावन बीवी बहुत खौफजदा हुए थे और इसी रोज अपना सामान समेटकर वो इस घर से चले गए थे। मैं ये सब सुनकर सोच में मुब्तला हो गया था। मुझे पूरा यकीन था कि वही लाश इसी लड़की की थी जिसके भाई और भाभी से तलाश करते रहे थे। इन्हें लग रहा था कि लाश गायब हो गई थी, जबकि वो लाश तो किचन के इस तह खाने में पड़ी हुई थी। बज़ाहिर वो लड़की बिल्कुल ठीक ठाक थी। उसके जिस्म पर कोई ऐसा वैसा निशान नहीं था कि मैं ये समझ लेता कि उसे मारा गया था। मैं इस दुकानदार को नहीं बता पाया, क्योंकि अब मैं जो कुछ इस लाश के साथ कर रहा था, मैं कभी ये सच किसी को बता नहीं सकता था। शर्मिंदगी से मेरा सर झुक गया था। इस मासूम लड़की के बारे में ये सुनकर मुझे शर्मिंदगी हुई थी कि मैं लड़की को पाकीज़ा और मासूम थी। मैंने दुकानदार से पूछा कि इस गायब होने वाली लड़की का भाई और भाभी कहाँ गए। उसने कहा कि हम में से कोई नहीं जानता वो कहाँ चले गए। मालिक मकान के रिश्तेदार थे, वो शायद जानता हो। मोहल्ले वालों ने कभी उनके बारे में जानने की कोशिश नहीं की। आज तक लोग इस बात पर खौफ का शिकार हैं कि इनकी मौजूदगी में रातों को लड़की के रोने की आवाज आती थी, और फिर इस घर की लड़की गायब हो गई और वो घर वाले घर छोड़कर चले गए। तो इसके बाद मोहल्ले वालों ने कभी इस घर में कोई ऐसी वैसी आवाज नहीं सुनी थी। अब लोगों ने ये मान लिया कि इस घर पर किसी जिन्नात का साया था। मैं दूध लेकर वापस आ गया। मेरा दिमाग उलझा हुआ था। बज़ाहिर देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि इस लड़की को इस तहखाने में जानबूझकर बंद किया गया था, मगर दुकानदार के मुताबिक नंद और भाभी में बहुत सलूक और मोहब्बत था। लोगों ने जब लड़की के गायब होने पर इसके किरदार पर उंगली उठाना चाही, तो सबसे पहले उसकी भाभी ही उसके हक में बोली थी और सबसे लड़ने लगी थी कि उसकी नंद बाहया और बाकिरदार लड़की थी। सबको लग रहा था कि उस लड़की को किसी जिन ने गायब कर दिया था, मगर मैं तो सच जानता था कि किचन में साफ नई शीट और तख्ते से बंद किया गया था। तह खाना सच जाहिर कर रहा था कि इस लड़की को जानबूझकर वहां किसी ने बंद किया था। और अब जो जो दिन गुजर रहे थे, इस लाश में बदबू पैदा होने लगी थी। मैंने भी अब मास्क लगाकर वहां जाना था। सब कुछ जानकर मैं घर वापस आ गया तो इसी तहखाने में कितनी देर लड़की के सामने बैठा रहा। मैं इस लड़की को जब भी देखता था पागल हो जाता था। इसका हुस्न ही साहिर कुत था कि इंसान अपने होशो हवास खो बैठता था। मैं 4-5 रोज से उसे इस्तेमाल कर रहा था। अब लड़की की लाश में से बदबू इतनी बढ़ गई थी कि उसके करीब जाना मुहाल हो रहा था। मैं परेशान हो गया। इसे अब किसी जगह जाकर दफनाना या किसी नाले में फेंकना मेरे लिए मुश्किल हो गया। इसे इसी तहखाने में भी नहीं छोड़ सकता था। इस लड़की की लाश की वजह से किचन में भी बू फैलने लगी। मालिक मकान कभी घर आ सकता था। अगर उसको शक हो जाता तो मैं पकड़ा जाता। मैं परेशान रहने लगा। 5वें रोज मैंने इस लड़की की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि मेरी रूह फना हो गई। घर की अचानक घंटी बजने लगी। मैं बौखला गया। घबरा कर इस तहखाने से निकला। तख्ता और शीट बराबर करने के दौरान भी घंटी मुसलसल बजती रही। मैं घबराया हुआ सा दरवाजे के करीब पहुंचा। चेहरे का पसीना साफ करते हुए दरवाजा खोला तो सामने मालिक मकान खड़ा था। मैं उसे देखकर चौंक गया। वो भी घबराया हुआ लग रहा था। कहने लगा, मैं घर को एक नजर देखने आया था, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तुम अंदर आ जाओ। मैं परेशान हो गया। अगर वो किचन की जानिब जाता तो किचन में फटी हुई शीट की नजरों में आ जाती, लेकिन मालिक मकान को मना करना भी मुश्किल था। मैंने सर हिलाकर उसे रास्ता दिया। मेरा दिल खौफ से धड़ धड़ा रहा था। मालिक मकान इधर उधर देखते हुए मुझसे बोला कि अगर तुमने कोई सौदा सल्फ लेने बाजार जाना है तो जा सकते हो, मेरी फिक्र मत करो, मैं एक नज़र घर को देखकर चला जाऊंगा। मैंने कहा, नहीं, मुझे अब वैसे भी कहीं नहीं जाना। मैं दफ्तर से वापस आकर थक जाता हूँ तो अब आराम करने लगा था। वो घर को देखता रहा, फिर बोला, ठीक है, मैं अब जाता हूँ, तुम आराम कर लो। कल दफ्तर जाने से पहले मुझे घर की चाबी दे जाना, मैं आकर देख लूंगा। मैं बौखला गया। अगर वो मेरी गैर मौजूदगी में आता तो तय खाना देख लेता। वो मालिक मकान था, यकीनन उसे तय खाने की खबर थी, मगर अब वहाँ जो लाश रखी हुई थी उसकी खबर होती उसे तो मैं पकड़ा जाता। मैंने कहा कि मेरी गैर मौजूदगी में घर के अंदर मत आना। अब इस घर में मेरी रिहाइश है, मेरी कुछ जाती चीजें भी यहाँ पर मौजूद है, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मालिक मकान शर्मिंदा हो गया। बोला, ठीक है, मैं फिर कभी आ जाऊंगा। वो वहां से चला गया। मैं सर पकड़कर बैठा रह गया। लाश को ठिकाने लगाना जरूरी हो गया था। मालिक मकान भी अब घर चक्कर लगाना चाहता था। मैं उसे आखिर कब तक रोक सकता था। अगले रोज मैं दफ्तर जाने लगा।
तो गायब दिमागी की वजह से मोबाइल घर पड़ा रह गया। रास्ते में मुझे ख्याल आया तो मैं फौरन वापस गया। दरवाजे पर पहुंचा तो होश उड़ गए। मालिक मकान मेरी गैर मौजूदगी में घर का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो रहा था। मुझे देखकर गड़बड़ा गया और जल्दी से वजाहत देने लगा कि घर में कुछ बिजली का काम करवाना था। मैंने सोचा कि तुम जब तक आओगे मैं वो काम करवा लूंगा। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। अगर मेरी गैर मौजूदगी में वो घर में दाखिल हो जाता तो तय खाने का राज खुल जाता। वो मुझसे पूछने लगा, तुम अचानक कैसे आ गए? मैंने उससे कहा कि आज मेरी दफ्तर से छुट्टी है। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं घर में आराम करना चाहता था। मैं अपनी मौजूदगी में मालिक मकान के साथ बिजली का काम करवाने का सोच रहा था, मगर वो बोला, तुम अभी आराम करो, मैं जाता हूँ। वो फिर से चला गया। मैं हैरान होने लगा कि ऐसा लग रहा था जैसे मैं इसे अकेला छोड़ना चाहता था, नहीं, जबकि वो घर में अकेले आना चाहता था। मेरा दिमाग मालिक मकान की मशकूक हरकतों की वजह से ठटक चुका था। इस रोज तो बहाना बनाकर मैंने उसे जान छुड़वा ली थी, मगर ऐसा कब तक चलता? मैं सोच सोच कर पागल होने लगा कि अब इस लड़की की लाश का मैं क्या करूं। अगले रोज जाने से पहले मैंने घर को नया ताला लगाया, जिसकी चाबी सिर्फ मेरे पास थी। मैं दफ्तर रवाना हो गया तो कुछ देर बाद मालिक मकान की मुझे कॉल आ गई। मुझे कहने लगा कि इस घर में पहले जो खावंद बीवी रहते थे, उन्हें घर से कुछ जरूरी सामान उठाना है। तुमने दूसरा ताला क्यों लगाया? मालिक मकान का लहजा चुभता हुआ सा था। मैंने संजीदगी से कहा कि अब वो घर मेरी रिहाइश में है और मेरी इजाजत के बगैर तुम इस घर में दाखिल नहीं हो सकते। मालिक मकान ने मेरी बात पर गुस्से से कॉल काट दी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि गुस्से में वो क्या करने वाला था। मैं दफ्तर में सारा वक्त परेशान बैठा रहा, मगर जब घर लौटा तो वहां पर मोहल्ले वाले सब जमा थे। मुझे देखते ही कुछ लोगों ने मेरा गिरेबान पकड़ लिया और मुझे घसीटते हुए घर के सामने लिया। मैं घबरा गया कि आखिर ऐसा क्या हुआ। पता चला मेरी गैर मौजूदगी में मालिक मकान वो ताला तोड़कर इस घर में दाखिल हुआ था, क्योंकि मुझसे पहले इस घर में जो औरत रहती थी वो मालिक मकान की साली थी। मजमा में वो औरत चीख चीख कर रो रही थी और अपने बाल नोच रही थी। उसने बताया कि कुछ रोज पहले मेरी अपनी नंद के साथ लड़ाई चल रही थी। शौहर घर आता तो बीवी और बहन पर गुस्सा करता। उसकी बहन सारी रात रोती रहती थी। वो बहुत हसास लड़की थी। मोहल्ले वालों को शक हुआ तो नंद भाभी ने झूठा ड्रामा किया कि वो भी आवाजें सुनती है। औरत कहने लगी कि मुझे एक रोज नंद के मुसलसल बहस करने पर गुस्सा आया तो मैंने उसे तय खाने में बंद कर दिया। वो नीचे से आवाजें देती रह गई, मगर मैंने वो तख्ता नहीं हटाया, बल्कि ऊपर घर में पड़ी नई शीट फर्श पर फैलाकर तय खाना बिल्कुल बंद कर दिया और शोहर से झूठ बोल दिया कि लड़की गायब हो गई है। अपनी हरकत के बाद इतने दिन से बेसुकूनी रही है मुझे। वो अपने जुल्म पर पछताती रही। उसकी नंद तय खाने में बेहोश हो गई और शायद इसी हाल में मर गई। वो औरत वापस आई ताकि नंद को वहां से निकाल ले। बहनोई को भी सब बताकर उसने गैर मौजूदगी में मेरी अपनी नंद की लाश निकाली तो अंदाजा हुआ लड़की मर चुकी थी और मैं उसे अपनी हवस का निशाना बनाता रहा था। पूरा बाजार मुझे लान तान करता, ठोकरे मारता रहा। मैं जिल्लत से जमीन में गड़ गया। इसी वक्त पुलिस आकर लड़की की भाभी और मुझे गिरफ्तार करके ले गई। मैं नहीं जानता था इसकी भाभी को क्या सजा मिली, मगर मुझे फांसी घाट में भेज दिया गया। मुझे एक बार में ही मुलाकात का मौका मिला। मेरी बीवी और माँ मिलने नहीं आई। एक दोस्त आया तो मैंने उसे अपनी कहानी सारी सुनाकर दरख्वास्त की लोगों को जरूर बताना मुझ जैसे गुनाहगार लोगों का क्या अंजाम होता है, और बताना कि जिस घर में मासूम बहनें और भाभियां एक साथ रहती हैं अकेली, वहाँ भाई बहुत मोहतात रहा करे। ऐसा ना हो उनकी बहन का जुल्म का शिकार होकर मुझ जैसे लोगों के हाथ चढ़ जाए और वो यही सोचकर रोते रहे कि उनकी बहन को जिन्नात ने गायब कर दिया है।